नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे फंड से कराएंगे जो मार्च का महीना आने वाला है, तो आप लोग अपनी अगले साल की टैक्स प्लानिंग भी कर रहे होंगे, निवेश के बारे में भी सोच रहे होंगे, तो बहुत सारे विकल्प आपको सुझाए जा रहे होंगे और आप उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। तो एक ऐसा निवेश का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जहाँ पे आपकी टैक्स सेविंग भी हो और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न भी मिले, जो कि इंडस्ट्री से या इंडेक्स से बेटर परफॉर्मेंस आपको करके दिखाए। तो इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं उनको हम लोग ELSS के नाम से जानते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के बारे में। तो आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में, जो ELSS कैटेगरी का है। और एक्सिस म्यूचुअल फंड के हेड इक्विटी जिनेश गोपानी हमारे साथ जुड़े। जिनेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चूंकि ये वक्त ऐसा होता है जब बहुत सारे लोग अपने टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में करते हैं, तो हमने सोचा कि आज आपसे बात की जाए, क्योंकि आपका जो फंड है वो न सिर्फ बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है, टैक्स सेविंग भी कराता है। तो थोड़ा बताइए क्या होता है ये ELSS हमारे दर्शकों को। जैसे नाम है, इट इज अ टैक्स सेविंग फंड। तो जनरली जो इंटेंट ये प्रोडक्ट का पहले था कि हाउ टू मेक इन्वेस्टर कम इनटू द सिस्टम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप देखिए, इसीलिए टैक्स बेनिफिट दिया गया, गवर्नमेंट ने इसको टैक्स बेनिफिट दिया ताकि आप 1.5 लाख तक अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ इसमें ATC के हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आई थिंक इसकी जो ब्यूटी रही है और हमने जो इसको देखा है लास्ट 12-13 साल में कि इट बिकम्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और अगर आप कंपाउंडिंग में विश्वास करते हैं तो फंड मैनेजर को इतना लीवे मिलता है कि ये 3 साल तक लॉक इन होता है और फंड मैनेजर वो कंपनीज, ऐसी कंपनीज में डाल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकते हैं। सो फंड मैनेजर को पता होता है कितना कितना फंड्स अवेलेबल है नेक्स्ट 3 साल के लिए और कितना फंड्स आने वाला है इन फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो वो हिसाब से वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके एक इन्वेस्टर को अच्छा कंपाउंडिंग कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकता है। सो हम अगर आप हमारा फंड देखिए, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, हमने वही उसको ट्राई किया है कि अपार्ट फ्रॉम टैक्स बेनिफिट हाउ वी कैन क्रिएट अ गुड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर। बिल्कुल, तो जैसा कि ये टैक्स सेविंग का इंस्ट्रूमेंट भी है और अच्छे रिटर्न भी देता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के मन में होगा कि टैक्स सेविंग के 80C क्या होता है। 80C की एक आयकर की धारा जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगता है। उसके तहत बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लेकिन 3 की खास तौर पर चर्चा होती है, जिसमें एक PPF भी होता है जहाँ पे कम ब्याज मिलता है, हालांकि एश्योर्ड होता है लेकिन उसकी दर काफ़ी कम होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको 7-8% की CAGR अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए उसके कंपैरिजन में ELSS ज़्यादा एक बेटर होता है। दूसरा, एक यूलिप की बड़ी चर्चा की जाती है, लेकिन लोग उसको बहुत पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका इंश्योरेंस में भी उसका एक एक्सपोजर होता है, जो कि पता नहीं कैसे होता है, लेकिन लोग यूलिप को बहुत अच्छा नहीं मानते। इसलिए ELSS आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आप टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक साथ करना चाहते हैं। तो जिनेश भाई, ये जो खूबियाँ हैं इसकी, ये इसको बड़ा अट्रैक्टिव बना देती हैं। और ख़ासतौर पर अब जो नए इन्वेस्टर आते हैं या जो नए लोग नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बहुत सीनियर हो जाते हो तो 80C का कोई मतलब नहीं आता, वो आपके PF से ही पूरा हो जाता है, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव रहता है। तो इसमें किस तरीके के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, हम कब पैसे डाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, और किस तरीके के रिटर्न्स लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें? जैसे ये प्रोडक्ट बनाया गया है, इट इज अ 3 ईयर टैक्स सेविंग प्रोडक्ट। तो 3 साल तक आप पैसा आप इन्वेस्ट, आप डे 1 पे इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल तक वो लॉक इन हो जाता है। बट जैसे मैंने बताया कि बिकॉज फंड मैनेजर को पता है कितना पैसा है मेरे पास 3 साल तक और कितना पैसा SIP के थ्रू आने वाला है एग्जिस्टिंग फोलियोज में, वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर स्टॉक्स में कर सकता है। सो द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज फंड मैनेजर आल्सो नोज हाउ मच इनफ्लोज ही इज गेटिंग, एंड हेंस वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग रिटर्न्स दे सकता है। अगर आपने जैसे बताया PPF में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट, कम रिटर्न्स मिलता है। अगर आप मार्केट को देखिए, ऑन एन एवरेज लास्ट 11-12 साल में मार्केट ने आपको
10 से 11% CAGR रिटर्न दिया होगा, और सम ऑफ दी टैक्स सेविंग स्कीम्स में 3 से 4% उससे ज्यादा दिया होगा। तो नहीं तो अराउंड 13 to 15% आपको CAGR मिला है ये सब प्रोडक्ट में, एंड दैट टू टैक्स फ्री। सो अगर आप कंपेयर कीजिए और जो हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है, आपको बेयर मिनिमम 10 से 11% तो रिटर्न चाहिए आपकी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को संभालने के लिए। सो आई थिंक वो हिसाब से ये दिस इज अ विन विन सिचुएशन बोथ फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक बार उसने इन्वेस्ट किया तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, और फंड मैनेजर के हिसाब से ही हैज लॉन्ग टर्म विजन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिनेश भाई, इसमें ट्रिपल ई होता है क्या? एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट? वो डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट में आता है, बट मेन ब्रैकेट इज 80C बेनिफिट। नहीं, जब इसमें मैंने पैसे लगाए तो हमको टैक्स की रिबेट मिली। जब हम इसको फाइनली मैच्योर जब हमारा होगा, मान लीजिए 5, 8, 10 सालों में लिया, तब भी हमें इस पर टैक्स नहीं लगेगा फाइनल रिटर्न पे? वो टैक्स फ्री रिटर्न से। हाँ, तो इसलिए एक कंपैरिजन और यहाँ पे कर देता हूँ कि जैसे पीपीएफ ट्रिपल ई प्रोडक्ट है, वैसे ये भी अगर ट्रिपल ई प्रोडक्ट है तो आपको और ज्यादा उसमें रिटर्न मिलता है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई पीपीएफ तो ट्रिपल ई है, उसमें तो नीट गेन है, आपका कुछ टैक्स नहीं लगेगा। इसमें भी नहीं लगेगा। और अगर आपको 12-13% की कंपाउंडिंग मिल रही है 10-12 सालों के लिए, तो वो बहुत ही बड़ा पैसा बनता है। इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी लोग समझते हैं। जयेश भाई, फंड में आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे जिधर लगाएं, बड़े छोटे मझोले किसी भी तरह के कैप में स्टॉक में आप लगा सकते हो। तो आपकी यानी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की क्या फिलॉसफी, आप लोग किस तरह के स्टॉक चुनते हैं? अगर आप फैक्ट शीट देखिए, इट्स अ मल्टी कैप काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, और बहुत सिंपल फिलोसॉफी है जो हम ब्रेक डाउन करते हैं 4-5 मेन पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है कंपनी अच्छी होनी चाहिए, पेडिग्री ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी इन्वेस्ट इन दिस फंड। सेकंड है स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। हमने देखा है कि अगर बिजनेस स्केलेबल नहीं है, सेक्टर स्केलेबल नहीं है, तो कभी ना कभी जाके आपको रिटर्न्स नेगेटिव रिटर्न्स हो जाता है वो सेक्टर। सो स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। थर्ड है हम ग्रोथ और क्वालिटी एज अ फोकस फिलोसॉफी करते हैं। सो वी डोंट कंफ्यूज अवरसेल्व्स कि हम मोमेंटम प्लेयर्स है या बीटा प्लेयर्स है या वैल्यू प्लेयर्स है, हम ग्रोथ और क्वालिटी प्लेयर है। सो लॉन्ग टर्म हमें लगता है अगर इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10 से 11% होगी नेक्स्ट 10 साल के लिए, तो क्लियरली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी कंपनीज में होगी, एंड दे कैन ग्रो एट एवरेज बिटवीन 10 to 20% ऑन एन एवरेज। कहीं नहीं गया है ग्रोथ के लिए। हेंस ग्रोथ एंड क्वालिटी इज अवर मेन एजेंडा। और फोर्थ, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू रिटर्न ऑन इक्विटी और कैश फ्लो जनरेशन। अगर आप देखिए हम हाई लिवरेज कंपनीज में ज्यादा पैसा नहीं डालते, फाइनेंशियल्स को छोड़ के। फाइनेंशियल्स तो एनीवेज उसकी रॉ मटेरियल ही वो होती है, बट जनरली एक्स फाइनेंशियल हम बहुत क्लोज टू जीरो डेट टाइप ऑफ कंपनीज में डालते हैं, ताकि आपको वो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज ना हो। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट के वजह से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी तकलीफ में आ सकती है। सो क्लियरली ये 4-5 पैरामीटर है, एंड बेसिकली द मेन पॉइंट इज नीरज जी इज कि इफ यू कैन आइडेंटिफाई लीडर्स in a particular sector and be with them for longer period of time, तो आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो आपने बताया कैन बी वेरी वेरी हाई। सो हमने देखा है कितने अच्छे कंपनीज लास्ट 15-20 साल से आपको 15 से 20% कंपाउंडिंग दे रहे हैं। तो ओनली point is the patience required. So that is where this product becomes very very attractive. जिनेश भाई, इस वक्त आपका मार्केट व्यू क्या है? बहुत ही मतलब 2022 में भी बड़ा सबड्यूट था, हालांकि कंपैरेटिवली ग्लोबली हमने बेटर परफॉर्म किया, लेकिन बहुत सबड्यूट सा मार्केट, और अभी वैसा लग, क्या व्यू है आपका मार्केट इस समय? See, I think to be fair, अगर आप नंबर्स देखिए, जो अभी क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं और जो आ चुके हैं, क्लियरली नंबर्स आर नॉट इन सिंक विद द वैल्यूएशन। क्लोज टू 70% ऑफ नंबर्स हैव not been as per the expectation of the analyst community. So clearly अगर आप देखिए, जहाँ
जहां कंपनी इनलाइन नंबर्स दिखा रही है तो स्टॉक खड़े रहता है, बट जहां भी डिसअपॉइंटमेंट है आपने देखा है काफी पनिशमेंट होती है स्टॉक्स को। सो नेट नेट वैल्यूएशन के हिसाब से नंबर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, एंड इसकी दो रीजन है। एक है मार्जिन प्रेशर्स दिख रहा है सब कंपनीज में बिकॉज ऑफ द हाई ऑयल प्राइसेस जो लास्ट ईयर थे, उसकी जो मार्जिन की प्रेशर है वो दिख रही है, और या थोड़ी जगह पे आपको थोड़ा स्लो डाउन भी दिख रहा है आफ्टर यूफोरिक इकोनॉमिक मोमेंटम आफ्टर कोविड। सो जो कोविड की बेस थी उस पे अभी पूरा रीबेस हो रहा है, और अगर आप नेक्स्ट ईयर देखिए एज पर इकोनॉमिस्ट, नेक्स्ट ईयर अगर आप 5.8 या 6% जीडीपी ग्रोथ ले रहे हो तो आप थोड़ा स्लो जीडीपी ग्रोथ एनवायरनमेंट में एंटर कर रहे हैं। सो आई थिंक वो हिसाब से आई थिंक मार्केट हमें लगता है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीना रेंज बाउंड रहेगा, बिकॉज पीपल विल वेट फॉर 1 or 2 more क्वार्टर्स ऑफ नंबर्स, एंड फिर आप री रेट मोड में जाओगे। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ अगर आप देखिए नंबर्स आर नॉट ग्रेट, ईपीएस ग्रोथ इतना स्ट्रांग नहीं आ रहा है सब कंपनीज में, तो उसकी वजह से आप देखिए मार्केट्स इज होवरिंग अराउंड सेम लेवल्स, एंड हमें लगता है नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स भी ऐसे ही रहेगा अनलेस कुछ ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए। ओके, तो ये एक तस्वीर है कि अभी सबड्यूड रहेगा और कुछ समय तक साइडवेज मार्केट रहेगा। तो ऐसे में जो आपको मैं फैक्ट शीट देख रहा था, आप बहुत ज़्यादा लार्ज कैप पे बिलीव करते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में कम। इसकी कोई खास वजह? आई थिंक अगर आप फैक्ट शीट देखिए क्लियरली, हम वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां मार्केट शेयर गेन अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है। सो देन बी इट अ लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप, अगर बिजनेस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर बिजनेस लेट्स से 2% मार्केट शेयर है टोटल सेक्टर में, एंड 2% कैन गो टू 4-5% इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, तो आई थिंक आपकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। सो इवन इफ इट इज लार्ज कैप इट इज बेटर, क्योंकि आपने वो कंपनीज हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल और लार्ज कैप बने हैं, और अगर अभी भी मार्केट शेयर कम है तो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कंटिन्यू डिलीवरिंग, एग्जांपल लेट्स से 15-20% ग्रोथ फॉर मेनी मेनी ईयर्स, अगर वो जीडीपी मल्टीप्लायर स्टोरीज है, अगर वो स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। सो वी लुक एट स्टॉक बाय स्टॉक, वी लुक एट बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग। हमें अगर लगता है वो कंपनीज अभी भी वो कंपनीज में दम है ग्रोथ करने की और कैश फ्लो जनरेट करने की, आई थिंक वी बाय अक्रॉस मार्केट कैप्स, बट इवन इफ लार्ज कैप इज ऑफरिंग गुड अपॉर्चुनिटी तो क्या बुरा है। राइट। जिन्हें से एक लॉजिक देते हैं तमाम फाइनेंशियल एडवाइजर्स कि जब आप पीपीएफ में पैसे लगाते हैं तो 15 साल का लॉक इन होता है और आपको रिटर्न मिलता है 8%, 7.1% समथिंग। तो अगर आपको 15 साल के लिए होराइजन पे पैसा लगाना है तो आप 8% के CAGR पे क्यों इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे? आप ज़्यादा कमा सकते हैं, 13-14% का 15 साल में तो मिल ही सकता है। तो ऐसे में जो अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स भी हो सकते हैं जहाँ पे 15 ईयर्स में बहुत से गेंस मिल सकते हैं, लेकिन आपका लोकेशन बहुत कम है उसमें। आपको बिलीव नहीं कि मिड कैप की स्टोरी इतनी बढ़िया हो सकती है क्या? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर जाइए ना, देन मिड कैप और स्मॉल कैप की एलोकेशन बहुत डिफरेंट होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं बताऊं, अगर आप फाइनेंस सेक्टर देख लीजिए, प्रॉफिट पूल्स वो 5-6 कंपनीज में ही जा रहे हैं। अगर आप क्लियरली रिसर्च कीजिए तो प्रॉफिट पूल्स जो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर का है, या मार्केट कैप गेन या ग्रोथ जो हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर में, वो बहुत लिमिटेड कंपनीज में जा रहा है। सो आपको सेक्टर बाय सेक्टर देखना पड़ेगा वेदर यहाँ अपॉर्चुनिटी है, या लार्ज कैप इज ओनली ऑफरिंग यू बिग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बताया, अगर वो जस्ट 1 या 2% ऑफ टोटल मार्केट साइज है, और अगर वो 15-20% कंपाउंड कर सकता है, और पेडिग्री ऑफ मैनेजमेंट अच्छी है, और साइकिल उन्होंने सब ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल देखा हुआ है, देन इट इज बेटर टू बेट बिगर higher percentage in those companies than take lot of risk in mid cap side. तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक सवाल और बनता है कि इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन क्यों है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में, इसके पीछे क्या वजह है, ये जानेंगे जिनेश से।
सुरेश जी भैया। प्लीज। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की ना केवल बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत तो आज से 66 साल पहले शुरू हुई थी और जब ये शुरुआत हुई थी तब ये कंपनी साइकिल के कारोबार में कामकाज करती थी और एक समय में देश की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर भी इसका नाम शुमार होता था। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे करके हीरो मोटोकॉर्प ने बाइसिकल से आप मोटरसाइकिल की तरफ फोरे करते हुए दिखाई पड़े। कोई इंटरेस्टिंग अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है और करीब करीब 40 से ज़्यादा देशों में इस कंपनी का कामकाज है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया भर में जितनी भी टू व्हीलर मोटरसाइकिल्स आप देख रहे हैं उसमें से आधी की जिम्मेदार हीरो मोटोकॉर्प है। तो इस तरह का लार्ज स्केल इनके एक्सपोर्ट्स को लेकर या इनके प्रोडक्शन को लेकर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कई साल पहले जब हीरो और होंडा का एक जेवी हुआ था तो दरअसल हीरो ग्रुप ये जेवी करना चाहता था टू व्हीलर स्कूटर्स को लेकर, लेकिन होंडा ग्रुप ने एक सरप्राइज के तौर पे उन्हें मोटरसाइकिल बनाने के लिए कहा और तब हीरो ग्रुप ने उस चुनौती को एक्सेप्ट किया, ना केवल बल्कि सक्सेसफुली उसे एग्जीक्यूट भी किया। और साथ ही साथ उसी साल होंडा ग्रुप ने एक टाई अप और किया, वो टाई अप था स्कूटर को लेकर और वो टाई अप हुआ था किर्लोस्कर ग्रुप के साथ, जिसके बाद देश को एक किर्लोस्कर की काइनेटिक होंडा के नाम से एक स्कूटर भी मिली थी। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हीरो होंडा के जेवी को लेकर भी। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो हीरो पहली कंपनी थी देश की जिसने 4 स्ट्रोक बाइक लॉन्च की थी और सबको CD 100 तो याद होगी ही, लेकिन CD 100 से पहले एक हीरो मोटोकॉर्प ने CD 90 भी लॉन्च की थी और एक समय पे हीरो ग्रुप के जो चेयरमैन थे उन्होंने ये भी बेट किया था कि वो 100 किलोमीटर पर लीटर के एक इंजन के ऊपर भी कामकाज कर रहा है। हालांकि धीरे धीरे सेटलमेंट होते होते कहीं उन्होंने 70 से 80 किलोमीटर पर लीटर के आसपास तक का एक एवरेज वाला इंजन बनाने का भी एक कामकाज शुरू कर दिया। तो इस तरह का मार्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी विद टाइम करती हुई आई है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 9500 टू व्हीलर प्रतिदिन बनाती है और साथ ही साथ हर करीब मिनट के तौर पे हर प्रति मिनट में रफली 7 मोटरसाइकिल हीरो मोटोकॉर्प की प्रोडक्शन लाइन से गुजरते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। तो जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इस बातचीत के दौरान ही करीब करीब 21 हीरो मोटोकॉर्प की जो बाइक्स है वो आपको प्रोडक्शन लाइन से उतरते हुए दिखाई पड़ेंगी। इतना ही नहीं, हीरो मोटोकॉर्प का आईपीओ करीब करीब 37 साल पहले आया था और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि वो वैलेंटाइंस डे के दिन कंपनी का जो आईपीओ है वो खुला था। साथ ही साथ पिछले 2 दशक में यानी कि आखिरी जो कंपनी का बोनस और स्टॉक स्प्लिट था वो 21 साल पहले दिया था और 21 साल में पिछले 21 साल में यानी कि आज 2022 तो 2001 से लेकर अब तक कंपनी ने कोई भी बोनस और स्टॉक स्प्लिट नहीं दिया है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सुन रहे थे देश की ना केवल बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर के बारे में। आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पर देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आइशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत 1948 में हुई थी और तब जब ये गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे असेंबल करना और उस एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और आज हम बातचीत करें एक ELSS प्रोडक्ट के बारे में जिसमें न सिर्फ टैक्स सेविंग होती है, लॉन्ग टर्म के लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट भी इक्विटीज में आपको मिलता है। हम बातचीत कर रहे हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की। आपके फंड में बहुत कंसंट्रेशन है
लार्ज कैप में भी कुछ है स्टॉक्स में। तो इसको एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कंसंट्रेशन है, ये एक कंसंट्रेशन का रिस्क हो सकता है। दूसरा, इसको पॉलिश्ड लैंग्वेज में कहें तो नो ब्रेनर है कि आपने एकदम लीडर्स को पकड़ लिया, अब वो तो परफॉर्म करेंगे ही और 10-15 साल में तो बिल्कुल आउट परफॉर्म करेंगे। तो ये थोड़ा समझाइए इतना कंसंट्रेशन क्यों? नहीं, सी जनरली अगर आप देखिए आइडियल मिक्स फॉर इन्वेस्टमेंट कहीं भी इज अराउंड 30 to 35 स्टॉक्स। आई थिंक उसके बाहर आप खाली टेल बढ़ाते जाते हो एंड आपको पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है पोर्टफोलियो में। अगर आप लेट्स से स्मॉल कैप और मिड कैप में हो तो ठीक है, आपका टेल बढ़नी चाहिए। बट अगर आपकी मल्टी कैप स्ट्रेटजी है जहां आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बैलेंस रख सकते हो, तो देन 30-35 स्टॉक आई थिंक ग्लोबली अगर आप देखिए वेरी हाई क्वालिटी इन्वेस्टर्स हैव वेरी लेसर स्टॉक in their portfolio because that is how you compound your wealth big time। अगर मेरे पास 0.5% करके अगर मैं 100-200 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो then the research doesn't happen well। the bottom of stock picking जो हमको दिखाना है इन्वेस्टमेंट थीसिस में वो नहीं आता है और आप ऑल ओवर द प्लेस चले जाते हो। प्लस अगर आप देखिए फ्रॉम अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप फिल्टर डालिए देन आपको इंडिया में करीब करीब 150 to 200 कंपनीज ही अवेलेबल है जो आप जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी एक साइकिल में आती है, एक साइकिल में जाती है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो हमने हमारी फिलोसॉफी रखी है इन टर्म्स ऑफ corporate governance, in terms of growth, in terms of scalable business model, I think हमारे हिसाब से 150 to 200 companies are good to go for long term and balance cyclical nature होते हैं। So इसीलिए हमें लगता है अगर आपको long term strong wealth create करनी है तो balancing of portfolio is very important and that is where we feel ideally and again it is an art and science। ideally हमने देखा है for a fund manager 30-35 stock portfolio gives him lot of headroom to create wealth plus do lot of research for new ideas। पॉइंट है इसमें सर। ऑन ए लाइटर नोट, आप लोग बहुत कंफर्टेबल काम करते हैं, एकदम कोई ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। 35-36 स्टॉक लिए हैं और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता और बढ़िया रिटर्न मिलेगा, इसमें कोई बुराई भी नहीं। ये तो बहुत अच्छी अनक्लिटर करिए ना, क्यों 150 स्टॉक लेके रखना। आई थिंक नीरज जी कीपिंग इट सिंपल इज बेटर। या कीप इट सिंपल, और पैसा बन रहा है ना कीप इट सिंपल रखने में, तो जरूरत क्या है कि इतनी ज़्यादा मगजमारी करें और दिन भर उसमें करते रहें। तो ये तो एक ठीक स्ट्रेटजी है कि कम स्टॉक लेकिन क्वालिटी स्टॉक, और जो 8-10-15 साल में और बड़े बनेंगे। ये बात अभी आपने जो कही कि कुछ कंपनियां ही प्रॉफिट कमाती है, एकदम सच है। ये बहुत बिटर ट्रुथ है इंडियन मार्केट का कि अगर आप प्रॉफिट पूल देखें तो उसमें से 1-2 बैंक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिया है और जिनका आजकल मर्जर भी हो रहा है। तो ये एक आयरनी है इस इंडियन इंडस्ट्री की कि कुछ मतलब 30-40 कंपनियां ही हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट कॉर्पोरेट इनका कमा के दिखाती है। और नीरज जी क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रॉफिट पूल्स आर गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड टू फ्यू कंपनीज जो नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। सो क्लियरली जो इनोवेशन कंपनीज ला सकती थी एक 5-10 साल में, वो श्रिंक होके 2-2 साल में हो गए। तो बिजनेस साइकिल्स आर गेटिंग शॉर्टर। सो अगर वो कंपनी ने नेक्स्ट 10 साल का विजन पकड़ लिया और वो अडॉप्ट कर देते हैं तो प्रॉफिट पूल्स डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं। आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, लार्ज पार्ट ऑफ 50-60% ऑफ प्रॉफिट विल बी टू ओनली टॉप 4-5 कंपनी, बाकी पूरी टेल हो जाती है। सो प्रॉफिट पूल्स आर सिंकिंग बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द बिजनेस मॉडल। जो पहले है, जो इनोवेट कर रहा है, वो बहुत आगे निकल जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बहुत क्विक क्वेश्चन, कोई नया सेक्टर जहां पे आपकी नजर हो? आई थिंक जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो भी चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड में, आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर लग रहा है। ऑब्वियसली इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल्स काफी कम है, बल्क केमिकल्स ज्यादा है, बट सो वी हैव टू बी केयरफुल। बट जनरली स्पीकिंग लग रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल एक स्पेस है जो काफी बड़ा बन सकता है अगर ये China Plus 1 स्टोरी पैन आउट हो जाती है तो। बिल्कुल। तो बहुत ही कैंडिड जवाब आपने दिए और मुझे अच्छा लगा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ आप काम करते हैं और
ये फंड है एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी ELSS है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी है और इन्वेस्टमेंट भी आपका है। तो जब 15 साल के लिए पैसे लगाना है तो एक बेटर इंस्ट्रूमेंट है आपके पास जहाँ पे बढ़िया गेन होती है। और एक्सिस लॉन्ग टर्म ने हमेशा इंडेक्स को बीट किया है, कंसिस्टेंटली बीट किया है। जब इंसेप्शन से आज तक आप देखेंगे, ठीक है समय के साथ उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इंडेक्स से ज़्यादा, बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न कमा के लिए। तो आप इस पे पैसे लगा सकते हैं। अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ELSS फंड के तौर पे एक्सिस को देख सकते हैं। खुद पढ़ाई करिए और समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, लेकिन ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। जिनेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स